नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव वंशराज आपको स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 समतल में गति। उसमें हम लोग 2 सेशन कंप्लीट कर चुके थे। तो 3D वेक्टर का रिजोल्यूशन यानी कि फर्स्ट हेडिंग तो हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं। अब लिखेंगे त्रिविमीय सदिश का वियोजन। इसे बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ 3D वेक्टर। इतनी से समझ में आ गई। रिजोल्यूशन का मतलब होता है वियोजन। वियोजन का मतलब होता है विभक्त करना, उसको तोड़ देना, है ना। चलिए, अब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं 3D वेक्टर्स की। तो आप समझ जाइए, यहाँ पे 3D वेक्टर्स है तो मतलब x और y या फिर y और z या zx, केवल 2 एक्सिस से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे हमें तीनों एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी। x, y और z हमें तीनों चाहिए, ठीक है। तो x, y, z तीनों चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हम एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर x, y और z एक्सिस को ड्रॉ करें, ठीक है। तो चलिए, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहला काम होगा कि हम x, y और z एक्सिस को बनाएंगे। ये हमारा हो गया z, ये हो गया x, ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। आपको शुरुआत में बताया था, और जब तक ये बात आपके दिमाग में नहीं आ जाएगी तो मैं इसे बार बार बोला करूंगा ताकि आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, ये फिजिक्स है, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं इस समय, मैथमेटिक्स नहीं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? मैथ में ऐसा हो सकता है कि भाई आपने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया, चल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में अगर आपने इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, इसको z मान लिया तो इंटर तक तो चल जाएगा, मे भी ग्रेजुएशन में भी चल जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप पीजी करेंगे इस सब्जेक्ट से, तो वहाँ पे फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है, राइट हैंडेड सिस्टम को करेक्ट माना जाता है, ठीक। राइट हैंडेड सिस्टम ही फिजिक्स में लिया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और राइट हैंडेड सिस्टम क्या होता है वो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक। चलिए, ओके, चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने यहाँ पे एक वेक्टर बना लिया, ठीक है। हमने एक वेक्टर बना लिया। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा डायग्राम को समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि डायग्राम जो है थोड़ा सा 3D फिगर है और मैं इसको 2D में बना रहा हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा पेन के माध्यम से डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दूंगा, ठीक है। अब इसको हमने क्या मान लिया? ये हमारा बिंदु O है, ओरिजिन है, मूल बिंदु है, ठीक है। ये हमारा वेक्टर है, वेक्टर A, ठीक। अब हमने क्या किया? सबसे पहले इस वेक्टर A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। वो परपेंडिकुलर कहाँ गिरा? x और z एक्सिस पे, x और z एक्सिस के प्लेन पर ये परपेंडिकुलर आके गिरा, ठीक है। अब इस परपेंडिकुलर जो है उसको मैंने ऐसे मिला दिया, तो और इसको मैंने ये ड्रॉ कर दिया। अब आपको इतना तो पता ही होगा ना कि देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसमें करना क्या है, ठीक। ये वेक्टर है। अब आपको जैसे हमने 2D में किया था ना कि भाई वेक्टर का जो प्रोजेक्शन x एक्सिस के अलॉन्ग आए वो ax, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का ये पूरी वैल्यू कितनी है? ax है। यहां से लेकर यहां तक की ये पूरी वैल्यू ax है। क्यों भैया? क्योंकि x एक्सिस में इतना प्रोजेक्शन मिल रहा है, इसलिए ax हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसी वेक्टर का z एक्सिस में कितना प्रोजेक्शन मिल रहा है? इसी वेक्टर का z एक्सिस में जो प्रोजेक्शन मिल रहा है वो है हमारा ay, ठीक है। इसी वेक्टर का जो z एक्सिस में जो कंपोनेंट मिल रहा है, जो प्रोजेक्शन मिल रहा है, वो कितना है? वो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, क्योंकि उधर जगह नहीं है इस साइड, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। ये जो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसे O बोल दिया है, इसे P बोल दीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं बोलूंगा वेक्टर OP वेक्टर A के बराबर है। इस चीज को मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, अब इस चीज को थोड़ा समझ लिया जाए। बिल्कुल। अब इसके लिए मुझे करना क्या है? ओके, थोड़ा सा फिगर आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, थोड़ा इसको ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। और नाम भी देना पड़ेगा भाई, अभी इसकी भी नेमिंग करनी है, ठीक है। इसको हमने P बोल दिया, इसको बोल देते हैं Q, इसको बोल देते हैं R, इस पॉइंट को बोल रहा हूँ R, इस पॉइंट को बोल देता हूँ मैं S, ठीक है। P Q R S, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, अब देखिए, आपको उसको वियोजित करना है, ठीक है। आपको इसे वियोजित करना है, तो वियोजित करने के लिए क्या करेंगे? वियोजित करने का मतलब है आप वियोजित करने का केवल इतना मतलब होता है कि अगर हमें कैपिटल A पता है, अगर कैपिटल A पता है तो हम ax निकाल लें, ay निकाल लें और az निकाल लें, ठीक है। और फिर वो बात अलग है कि हमें 3 कंपोनेंट जो आएंगे हमारे, ax आएगा, ay आएगा और az आएगा। इन तीनों का हम रिलेशन निकाल लें। किसके साथ रिलेशन निकाल लें? हम कैपिटल A के साथ। तो जाकर हम कहेंगे कि हाँ भाई, हमने रिजोल्यूशन इसका कंप्लीटली और सक्सेसफुली हमने इसका रिजोल्यूशन कर लिया, ठीक है। रिजोल्यूशन का केवल इतना मतलब होता है। तो चलिए, अब एक्चुअल में मेरे पास 2 तरीके हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके से सिखाऊंगा। सबसे पहले तो हम
पहला तरीका नंबर 1 यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे 3D वेक्टर, थोड़ा इस चीज को समझिएगा, लाइए एक डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाए, डेमो हो जाए। ठीक है, ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, जो एक्स की डायरेक्शन में है एक्स एक्सिस, जो वाई की डायरेक्शन में वाई एक्सिस, और ये हमारा ये जेड एक्सिस हो गया। ठीक है, जेड एक्सिस आपकी तरफ आ रही होगी, मैं ऐसे नहीं बना सकता इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया है। ठीक है, क्योंकि 3D फिगर को 2D में ड्रॉ करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, समझ आ गई। अब इसमें जो वेक्टर ए है, वो वेक्टर ए आपको दिख रहा होगा कि इस प्लेन में, प्लेन में नहीं भैया, वो ऐसे है। ठीक है, वो इस तरह से होगा, यहाँ से वो ऐसे होगा। ठीक है, वो ऐसे होगा। फिर इसका ये पॉइंट है पी, सपोज करिए हवा में ये पॉइंट कहीं पी है, इसका ये कॉम्पोनेंट, इधर कॉम्पोनेंट ले लिया तो ये वाला हिस्सा कितना आ गया, ये वाला हिस्सा आ गया आपका एजेड के बराबर। ठीक है, अब ये वेक्टर था, इसको पहले हमने यहाँ फुट इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस प्लेन में परपेंडिकुलर आ गया, फिर इस इस पॉइंट से जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचा, वो कॉम्पोनेंट हमें एजेड मिल गया। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, अभी सही कर दूंगा। ठीक है, ये वाई होगा, ये एजेड होगा। ठीक है, चलिए, और फिर इसी का मैंने इस पे परपेंडिकुलर लिया तो ये हमारा ए एक्स हो गया। तो इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सपोज करिए, ये समझने के प्रयास करिए, ये जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा, वाई एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा, और सिमिलरली जेड एक्सिस के साथ भी कोई एंगल बना ही रहा होगा। ठीक है, हमने मान लिया कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बन रहा है बीटा, और इसके साथ बन रहा है गामा। ठीक है, चलिए, तो अब मैंने आपको जो कल बताया था उसको समझिएगा। ठीक है, मैंने बताया था किसी भी वेक्टर को आप रिजॉल्व कर रहे हो तो उसका वो कंपोनेंट जिसके साथ वो वेक्टर एंगल बना रहा होता है वो हमेशा कॉस में मिलता है। ठीक है, अभी सबको भूल जाइए और केवल एक्स एक्सिस को देखिए। एक्स एक्सिस के साथ ये वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है, इसका मतलब कि जो ax मिलेगा हमें वो कितना मिल जाएगा, ax मिलेगा इसका कॉस कंपोनेंट, यानी इस वेक्टर का कॉस ले लीजिए, कॉस वाला कंपोनेंट ले लीजिए, वही ax के बराबर होगा। तो होता है a cos थीटा, लेकिन भैया थीटा होता है एंगल, और यहां हमारा एंगल एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर ए जो एंगल बना रहा है वो एंगल क्या है, अल्फा है। तो हम थीटा नहीं बल्कि क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ अल्फा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर चलिए 1 मान लेते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस पे आइए, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बन रहा है ना। तो अब वही बात है ना, यहां से भी तो एंगल बन रहा है, इसमें क्या बुराई है, यहां से भी एंगल बन रहा है। तो ये जो कंपोनेंट आएगा, ये जो प्रोजेक्शन आएगा वो किसमें प्राप्त होगा हमें, वो हमें कॉस के टर्म्स में मिलेगा। यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए का कॉस कंपोनेंट, ए कॉस थीटा टाइप, है ना, ए कॉस थीटा। लेकिन भैया कॉस है, थीटा, यहाँ थीटा एंगल होता है, थीटा नहीं है, एंगल क्या है हमारा, बीटा लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थीटा की जगह बीटा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बीटा। ठीक, चलिए, ये क्वेश्चन नंबर हो गई 2। और इसी प्रकार अब एक काम करते हैं, ए एक्स हो गया, ए वाई हो गया, अब हम बात करेंगे ए जेड की। ठीक है, ए जेड को देखिए, जेड एक्सिस के साथ ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, गामा बना रहा है। तो एजेड बराबर कितना मिलेगा, एजेड बराबर मिलेगा ए कॉस गामा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कॉस अल्फा लिखा है, ये जो कॉस बीटा लिखा है, ये जो कॉस गामा लिखा है, ये क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं, मैथ्स में आप पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जब चैप्टर कंप्लीट होगा मैं वेक्टर पे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपके सिलेबस में डायरेक्शन कोसाइन को लेके क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़े क्वेश्चन ला के आपको करा दूंगा, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग डायरेक्शन नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब उसको मैं डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस वगैरह ले आऊँगा, तो आप समझ पाएंगे बेहतर। ठीक है, सबसे पहले बस अपने एक मोटा सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर किसी भी वेक्टर को, किसी 3D वेक्टर को, ठीक है, हम रिजॉल्व कर रहे हैं अलोंग दी एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, और जहां अल्फा बीटा और गामा एंगल्स हैं जो वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बना रहा है। ठीक है, तो बस हमको क्या मिलता है, ए एक्स बराबर एक्स के साथ कितना एंगल बन रहा है, अल्फा, तो ए कॉस अल्फा मिल जाएगा ए एक्स के बराबर। वाई के साथ कितना एंगल बन रहा है, बीटा, तो ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा बन जाएगा। और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, गामा, तो ए जेड इज इक्वल टू ए कॉस गामा हो जाएगा। ठीक, अब ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, यही क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। तो लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन के मध्य निम्न संबंध होता है। डायरेक्शन कोसाइन के मध्य संबंध जो होता है वो क्या होता है कि भैया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा,
आप इन तीनों को जब जोड़ेंगे, जब आप ऐड करेंगे तो जो मिलेगा वो क्या होगा, वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशन होता है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये कहां से आया, ये मैथमेटिक्स में है। मैथमेटिक्स में आप 12th क्लास में पढ़ेंगे एक चैप्टर वेक्टर, जब आप वेक्टर पढ़ेंगे तो वहां ये सब कुछ है। ठीक है, वहां पे 2D वेक्टर्स और 3D वेक्टर है और उनके ऊपर कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो क्लास 12 में जो आप पढ़ेंगे उसमें काफ़ी कुछ ऐसा होगा जो आप 11वीं क्लास की फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी जो पढ़ रहे हैं वो मैथ्स में भी काम आएगा अगले साल। ठीक है, अब यहाँ करना क्या है, इक्वेशन नंबर 1 से cos अल्फा की वैल्यू निकाली, कितना आएगा ax अपॉन में a। लेकिन देखिए स्क्वायर लगाया ना, cos का स्क्वायर लगाया, ये वैल्यू भैया कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू तो सपोज करिए जैसे मान लीजिए आपको cos अल्फा निकालना है तो क्या करेंगे, इसको अपॉन में भेजेंगे। इसको आपने अपॉन में भेज दिया तो कितना आया, ये आया cos अल्फा बराबर ax अपॉन a, cos अल्फा बराबर ax अपॉन a आया ना। लेकिन यहाँ तो cos स्क्वायर अल्फा है तो हम भी क्या करेंगे, इसका पूरे का स्क्वायर नहीं कर देंगे, ये लीजिए स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से जरा cos बीटा की वैल्यू निकाली ax अपॉन ay अपॉन a, और जब यहाँ पे बीच में प्लस लगा दिया। ठीक है, ये आ जाएगा ay अपॉन में a। ठीक है, ये हो गया cos बीटा की वैल्यू, और स्क्वायर है हमने भी स्क्वायर लगा दिया प्लस। ठीक है, cos गामा निकालिए, कितना आएगा az अपॉन a, तो ये हो गया az अपॉन में a। ठीक, इसका स्क्वायर कहाँ था, इसका स्क्वायर कर दिया इज इक्वल टू 1। इतनी बात समझ आ गई। अब जरा सबका स्क्वायर कर डालिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, और अपॉन में तो सबके क्या चलेगा, अपॉन में तो हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू है 1। अब यहाँ से देखिए रिलेशन क्या निकल के आया, रिलेशन निकल के आया ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, ये आप इसका अंडर रूट ले लीजिए तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है, ये है हमारा मेन रिलेशन। ठीक, अगर आपको cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा में अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू चाहिए तो सिंपल आपको ax मिलेगा, ax अपॉन a कर दीजिएगा, cos अल्फा मिल जाएगा, वहां से अल्फा निकाल लीजिएगा। इस तरह से ay अपॉन a कर लीजिएगा, cos बीटा मिलेगा, वहां से बीटा निकल जाएगा। az अपॉन a करिएगा, cos गामा मिल जाएगा और वहां से आपको गामा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गई। अब देखिए कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वेक्टर 2D है, कौन सा वेक्टर 3D है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस पे। अगर मान लीजिए कोई एक वेक्टर 2D है, ठीक है, तो 2D वेक्टर में क्या होगा, 2D वेक्टर में केवल दो एक्सिस दिखेगी, दो एक्सिस दिखेगी और केवल दो एक्सिस के अलावा जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वही दिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई वेक्टर है, ठीक है, कोई वेक्टर है, कोई एक 2D वेक्टर है, वो x एक्सिस और y एक्सिस में लाई कर रहा है, x एक्सिस और y एक्सिस में लाई कर रहा मतलब इस बोर्ड के प्लेन पे होगा, वो इस बोर्ड के प्लेन पर वो टिका होगा। ठीक है, अब इस बोर्ड के प्लेन पर है, इसका मतलब अच्छा बोर्ड के प्लेन पर मतलब ये नहीं कि बोर्ड से ही टच में होना चाहिए, ये भी हो सकता है, ये भी तो बोर्ड का प्लेन है। एक्चुअल में बोर्ड के प्लेन के पैरेलल जितने प्लेन्स होंगे वो सारे प्लेन क्या हैं, वो उसकी इक्वेशन इस बोर्ड के प्लेन की इक्वेशन की जैसी ही होगी। आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे आगे, ठीक है, कि अगर दो प्लेन या दो से ज्यादा प्लेन जो पैरेलल है उनकी इक्वेशन एक ही आती है, बस थोड़ा सा वो कांस्टेंट से डिफर होते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज हम समझ गए। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कोई वेक्टर इस तरह से लिखा हो ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ठीक है, तो ये क्या है, ये 3D वेक्टर है। ये क्या है, 3D वेक्टर। कैसे पहचाना, क्योंकि इसमें i कैप भी है, उसका कंपोनेंट भी लिखा है, जे कैप भी है, उसका कंपोनेंट भी लिखा है, के कैप भी है, उसका कंपोनेंट भी लिखा है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये एक 3D वेक्टर होगा, है ना भैया, ये क्या होगा, ये एक होगा 3D वेक्टर। अब समझ लीजिए, इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर लिखा है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस जे कैप प्लस, या बीच में माइनस लगा लीजिए, क्या दिक्कत है, माइनस 9k कैप। अब देखिए यहाँ भी i कैप भी है, जे कैप भी है, के कैप भी है। i कैप के साथ कंपोनेंट लिखा है, जे कैप के साथ कंपोनेंट लिखा है, के कैप के साथ भी कंपोनेंट लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये वेक्टर कैसा है, 3D वेक्टर है। ठीक है, ये एक 3D वेक्टर है, और यहाँ पे आई कैप का जो गुणांक होता है, आई कैप का गुणांक क्या होता है, आई कैप का गुणांक जो होता है वो एक्स एक्सिस के अलावा कंपोनेंट होता है।
जे कैप का जो गुणांक होता है वो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होता है, इसी तरह से के कैप का जो गुणांक होता है वो जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होता है सिमिलरली, ठीक है, सॉरी सिंपली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ पे तीनों मिल रहा है, इसका मतलब ये 3D वेक्टर है, ठीक है। और तुलना कर लीजिए, ax बराबर 3 हो जाएगा, ay बराबर 2 हो जाएगा, लेकिन az बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ प्लस लगा के इसको माइनस करके ब्रैकेट में कर दिया, ये लीजिए, तो az बराबर कितना आएगा -9, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आगे कराऊंगा, एक एग्जांपल अभी लिख दिया है तो थोड़ा सा सुन लीजिए, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं। एक वेक्टर आपको दे देगा इस तरह से, ठीक है, यहाँ कुछ नंबर्स लिखे होंगे, आप कंपेयर करके ax, ay और az तो निकाल लोगे, ठीक है। फिर आपसे कई चीजें पूछेगा, जैसे पूछेगा कि इस वेक्टर का परिमाण क्या है, तो अभी आपने सुना वेक्टर ए के परिमाण को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए या फिर केवल वेक्टर ए, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आया था, अंडर रूट में ax का स्क्वायर, ax कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस ay का स्क्वायर, ay कितना है भैया 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस az कितना है -9, तो -9 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर कर लीजिए कितना आएगा, ये हो जाएगा 9 + 4 और 9 9 जा 81, ठीक है, तो 81 हो गया, स्क्वायर कर लीजिए, ये 85 और 9 कितना होगा 94, तो 94, ठीक। अब इसको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इतना काफ़ी है, ठीक है। और जैसे अगर ये जो यूनिट होगी वो यूनिट लिख दीजिए, अगर ये वेक्टर है तो यहाँ पे वेक्टर की यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकेंड, अगर ये फोर्स है तो न्यूटन आ जाएगा, है ना, जो होगा उस हिसाब से लिख देंगे हम लोग, ठीक। चलिए 2D वेक्टर, सिंपल 2D वेक्टर में आप समझ ही रहे हैं, केवल आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों नहीं होगा, केवल 2 होंगे, कोई भी 2 हो सकते हैं, नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। आई कैप जे कैप हो सकता है, के कैप गायब हो, ठीक है, या ये भी हो सकता है कि जे कैप और के कैप हो, आई कैप गायब हो, या ये भी हो सकता है कि के कैप और आई कैप हो और जे कैप ना हो, ठीक है, कोई भी 2 होंगे, तीनों नहीं होंगे, ठीक है। तो ये होगा 2D वेक्टर, जैसे लिखा ax आई कैप प्लस az के कैप। अब देखिए इसमें जे कैप का कंपोनेंट है ही नहीं, जे कैप का कंपोनेंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि 0 × जे कैप लिखा है, और तुलना कर लीजिए, ये कंपोनेंट हो जाएगा ax का, ये हो जाएगा ay का, ये हो जाएगा az का, ठीक है। इसका अगर आपको इसका एक एग्जांपल हो जाए, मान लीजिए लिखा है वेक्टर ए = 3 आई कैप और प्लस, या चलिए प्लस ही ले लेता हूँ, ठीक है, 4 के कैप, ठीक है, और यहाँ जे कैप है ही नहीं, जे कैप नहीं है तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि भाई 0 × जे कैप, कोई दिक्कत नहीं है, 0 × जे कैप लगाना पड़ रहा, मतलब जे कैप है नहीं, यहाँ केवल आई कैप है और के कैप है, ठीक है। अब इसका परिमाण निकालना है, तो इसका परिमाण निकालना है, मतलब वेक्टर ए का परिमाण = ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ऐड करिए जरा कितना हो जाएगा, a = 25, अंडर रूट में 25 तो 5 आएगा केवल, ठीक है, ठीक, ओके। अब हम लोग चलेंगे, मैंने बोला था ना कि इसका दूसरा तरीका बताऊंगा। सबसे पहले ये देखिए कि इसको देखिएगा o r, और इस पॉइंट को कुछ मान लिया जाए, ये छूट गया, इसको t मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे ट्राइंगल ORT में, देखिए ट्राइंगल ORT समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ये 90 है, ये 90 है, ठीक है, और ये AX है, ये इसके समांतर है, तो ये AX है, तो ये वाली साइड RT की वैल्यू जो होगी वो OS के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो त्रिभुज ORT में क्या लगाइए, कर्ण का स्क्वायर = आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण कितना है, कर्ण है ये OT, तो ये हो जाएगा OT का स्क्वायर = कितना आएगा, OR का स्क्वायर प्लस RT का स्क्वायर, ठीक है। इसको जरा ऐड करिए, OR का स्क्वायर कितना है, AX स्क्वायर, ठीक है, प्लस RT की वैल्यू कितनी है, RT की वैल्यू है AZ, तो ये हो गया AZ का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारा OT का स्क्वायर। इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गए, ठीक, ओके। अब हम लोग बात करेंगे इसकी, ठीक। अब ये आपको मिल गया, अब जरा इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये पूरा 3D स्ट्रक्चर है, तो थोड़ा सा संभल के चलिएगा, ठीक है। अब हम लोग इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, OPT, ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग ट्राइंगल OPT में, यहां भी वही लगाइए, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी तो आपने लंब खींचा है, ये भी तो 90 होगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे इसका स्क्वायर लगाइए, इसका लगाइए जरा, देखिए क्या आता है। तो इसमें क्या है, ये भुजा हो गई, ये कोण हो गया 90, कोण के सामने वाली भुजा सबसे लंबी, और ये हो गया कर्ण, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, यानी OP का स्क्वायर = OT का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ ध्यान रखिएगा, OP मतलब ये डिस्टेंस पूछ रहा है, OP का मतलब क्या, केवल ये डिस्टेंस की बात कर रहा है, और इतनी डिस्टेंस निकालनी है, किसी भी तीर की लंबाई ले लिया, मतलब उस वेक्टर का हमने परिमाण ले लिया,
ठीक है, किसी भी तीर की लंबाई ले ली, उसका परिमाण, उस वेक्टर का परिमाण ले लिया, तो ओपी मतलब क्या होगा, ओपी का मतलब है वेक्टर ए का परिमाण, और वेक्टर ए के परिमाण को बिना एरो लगाए लिखते हैं, या एरो लगाइए तो फिर मॉड भी लगाइए, ठीक है, और उससे कुछ मिलना है नहीं, इसलिए इसको हटा दीजिए इससे अच्छा, ठीक है, इससे अच्छा इसको आप हटा ही दीजिए। चलिए ये हो गया आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओटी, ओटी का स्क्वायर मैं निकाल चुका हूं ना, ओटी का स्क्वायर कितना निकला था, ये आया था हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस एजेड स्क्वायर, कोई बात नहीं, एजेड स्क्वायर, ठीक है। अब पी और टी कहाँ गया, ये पी टी, ये देखिए ये वाला कंपोनेंट ए वाई के बराबर होगा, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये प्लेन जो है वो ऐसे है, ये प्लेन ऐसे है, तो ये वाला जो प्रोजेक्शन होगा, ये वाला जो प्रोजेक्शन होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। ये जो है एक्चुअल में ये जो एक्स और जेड एक्सिस से प्लेन बना है वो बिल्कुल ऐसे है, मैंने थोड़ा ऐसा दिखाया है 2D में, इसलिए ऐसा है, ठीक है। तो चलिए ये कितना है, ये पी टी की वैल्यू हो गई ए वाई, तो उसका स्क्वायर यहाँ से देखिए कितना निकल के आया कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई हमें, ठीक, ए जेड स्क्वायर। यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं कि अब मतलब तो समझ ही गए होंगे, ठीक है, अंडर रूट ले लीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये चीज़ हमें समझ में आ गई, ठीक, इतनी चीज़ कि भाई ये 2D वेक्टर को ऐसे रिजॉल्व करेंगे, 3D वेक्टर को ऐसे रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक अगले टॉपिक पर, ठीक। ओके दोस्तों, तो देखिए अब हम लोग चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, ठीक है, जो कि हमारा है दो दिशाओं में आपेक्षिक वेग, ठीक है। दो दिशाओं में आपेक्षिक वेग का मतलब क्या है, दो दिशाओं में आपेक्षिक वेग का मतलब है कि अभी तक तो हम केवल एक ही दिशा में, हमने लास्ट वाले चैप्टर में हमने आपेक्षिक वेग के बारे में पढ़ा था, उसमें क्या हो रहा था, कोई भी एक वस्तु थी वो एक दिशा में ऐसे चल रही थी, दूसरी वस्तु भी उसी दिशा में चल रही थी, या फिर उसके जस्ट अपोजिट चल रही थी, लेकिन मोशन 1D था, आपने गौर किया होगा। या तो दो केस मैंने बताए थे, एक ऐसा था कि दो वस्तुएं हैं, ठीक है, पहली वस्तु है ए, इसका वेग है वी ए, दूसरी वस्तु है बी और इसका वेग है भाई कितना, वी बी, और इत्तेफाक से दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है, मतलब दोनों के वेग जो है वो एक ही दिशा में होंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो ये केस 1 था, ये हमारा केस 1 था, ठीक, इसके बारे में हमने बात करी हुई थी। और केस 2 ये था कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए है ये, ठीक है, इसकी वेलोसिटी है वी ए, ऑब्जेक्ट बी है ये, इसकी वेलोसिटी है वी बी, ठीक है, वी बी इधर लिख रहा हूँ क्योंकि ये इधर है, ठीक है। अगर देखिए अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं तो वो केस पहला था, हमने पढ़ा था, ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो केस दूसरा था, वो भी हमने पढ़ा था, ठीक है। अब मतलब ये हमारा यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए पहली वस्तु है, ठीक है, इसका वेग है इस दिशा में वी ए, ठीक, और दूसरी वस्तु है वो ऐसे चल रही, मान लीजिए, क्या करेंगे आप इसमें, आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप बहुत सारे चांसेस हैं, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि B के सापेक्ष A का वेग निकालो, तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, मैंने लास्ट वाले सेशन में, लास्ट वाले चैप्टर में जब मैंने आपेक्षिक वेग के बारे में पढ़ाया था, मैंने बताया था जिस चीज़ के सापेक्ष निकालना होता है उस चीज़ के वेग को घटाते हैं दूसरे वाले में से, यानी मुझे यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे वैसे करना चाहिए VA माइनस VB, क्योंकि B के सापेक्ष A का वेग निकालना है, B के सापेक्ष, तो जिस चीज़ के सापेक्ष निकालते हैं उसको यहाँ पे लाके इसे घटाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा लेकिन अब आप घटाएंगे तो गलत रिजल्ट आएगा डेफिनेटली, क्यों आएगा, क्योंकि पहले दोनों की डायरेक्शन तो सेम करिए, अब डायरेक्शन सेम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या, थोड़ा सा बुद्धि चलाइए, क्या करेंगे आप इसका कंपोनेंट लीजिए, आप इसका कंपोनेंट लीजिए, ठीक है। अब भाई कोई ना कोई एंगल कुछ ना कुछ तो यहाँ बन ही रहा होगा, थीटा, वो थीटा आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपको अगर थीटा दिया होगा तो आप ये वाला कंपोनेंट निकाल लेंगे ना, कॉस में टूटेगा, ये हिस्सा हो जाएगा बी कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे B के सापेक्ष A का वेग निकालना है तो आपको VA माइनस VB नहीं करना पड़ेगा, बल्कि क्या करना पड़ेगा, आपको VA माइनस VB ना करके, एक्चुअली वेग का कंपोनेंट है ना इसलिए मैं VB लिखूंगा, क्योंकि कंपोनेंट जो होता है वो सदिश राशि का लिया जाता है, घटक जो होते हैं हम लोग सदिश राशि का लेते हैं घटक, ठीक है। और सदिश राशि ये B तो है वेक्टर को बता रहा है, सॉरी B जो है वो तो ऑब्जेक्ट को बता रहा है, लेकिन VB ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका कंपोनेंट लेना है हमें, ठीक है। तो VB cos थीटा मिला, इसका मतलब अगर इस केस में जहां पे 2D मोशन हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन 2D मोशन ही है, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है, आपको B के सापेक्ष A का वेग निकालना था, तो अगर एक ही डायरेक्शन में होते तो हम लोग VA माइनस VB कर देते सिंपली, लेकिन है नहीं, ये अलग जा रहे हैं, ये अलग जा रहे हैं, तो पहले B का A के डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया जो कि मुझे मिला VB cos थीटा, अब यहाँ लिखेंगे VB और ये हो गया cos थीटा, ठीक है। तो ये हिस्सा पूरा इतना निकल आएगा,
वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। ये आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बी के सापेक्ष ए का आपेक्षिक वेग क्या होगा। ठीक है, चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन है जरा सा वो देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। सपोज करिए पहले मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, फिर आपकी ओपिनियन हम जानेंगे और आप समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और अपने थॉट्स पुट करिएगा। ठीक है, चलिए बारिश पहले हो रही है। ठीक है, तो बारिश को हम बनाएंगे नीचे की ओर, मतलब ये बारिश की बूंद है एक्चुअली। बारिश को इंग्लिश में रेन बोलते हैं। ठीक है, तो वी आर, V मीन्स वेलोसिटी, R मतलब रेन ड्रॉप की वेलोसिटी। ठीक है, चलिए इतनी चीज हमें समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक, अच्छा आपको दिशाओं का ज्ञान तो होगा ही, मैंने बताया ही था। ठीक है, कि अगर आप भूल भी गए हो तो जान लीजिए। सबसे पहले इस तरह से 4 डायरेक्शन बना लीजिए। अब अपने आप को सपोज करिए आप यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम सबके इंटरसेक्शन पॉइंट, सबके प्रतिच्छेदन बिंदु पर आप यहाँ पे बिल्कुल एकदम सेंटर में खड़े हैं। ठीक है, अब किसी एक डायरेक्शन में अपना चेहरा कर लीजिए। यहाँ पे हमें केवल एक सेंस चाहिए कि अगर ईस्ट इस डायरेक्शन में है, अगर पूर्व दिशा ये है तो वेस्ट किधर होगा और नॉर्थ और साउथ किधर होंगे। ठीक है, एक जनरल सा एस्टिमेशन चाहिए हमें बस। ठीक है, तो अपना चेहरा कर लीजिए किसी भी एक डायरेक्शन में, उसको हमने ईस्ट मान लिया। तो जस्ट रिवर्स, जस्ट उसके पीछे आपने चेहरा इस तरफ किया है तो आपकी पीठ इस तरफ होगी और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, अब सपोज करिए हम ऐसे खड़े हैं, ये ईस्ट ये वेस्ट और हमारा राइट हैंड, इसको हिंदी में बोलते हैं दायां हाथ, दायां हाथ, दा से दायां, दा से दक्षिण, तो ये हो गया साउथ और ये हो गया बायां हाथ, बायां मतलब उल्टा हाथ, उल्टा हाथ मतलब ऊ से उल्टा, ऊ से उत्तर, तो ये हो गया नॉर्थ। ठीक, चलिए अब व्यक्ति जो साइकिल चला रहा है उसको चलाने दीजिए, और व्यक्ति जो साइकिल चला रहा है वो पूर्व दिशा में चला रहा है। देखिए बोल रहा है पूर्व की दिशा में साइकिल चल रही है। ठीक है, तो पूर्व दिशा में साइकिल चलाने दीजिए इनको। ठीक, ये पूर्व दिशा में साइकिल चला रहे हैं और इनका वेग वी बी बाइसिकल। ठीक है, V मतलब वेलोसिटी, B मतलब बाइसिकल की वेलोसिटी। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अब इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बारिश की बूंद भी चल रही है और व्यक्ति भी चल रहा है। तो इस केस में होगा क्या, बारिश किसको फील हो रही है, व्यक्ति को ना, बारिश व्यक्ति को फील हो रही है। और व्यक्ति को जो फील हो रही है तो आप, अच्छा आपने कभी गौर किया होगा कि अगर हम खड़े रहें, ठीक है, तो बारिश की बूंद से हमें चोट जो लगती है वो बिल्कुल अलग होती है अगर हम मूव कर रहे हो किसी भी व्हीकल पे, गाड़ी पे हो, साइकिल पे हो, है ना, तो आपको लगता है कि बारिश की चोट थोड़ी कम लग रही है। ठीक है, ये मैटर करता है। क्यों, क्योंकि जब आप खड़े होंगे सड़क पे, जब आप सड़क पे खड़े होंगे, या देखिए अगर आप पैदल भी चल रहे हो तो पैदल चलने की वेलोसिटी रेन की वेलोसिटी के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। तो ऐसा मान सकते हैं कि वो कहाँ कितना ज़्यादा और आपके पैदल चलने की वेलोसिटी कितनी कम, तो ऐसा मान सकते हैं कि आप खड़े हुए हैं। ठीक है, आपका खुद का वेग इतना कम है कि बारिश आप पे डायरेक्ट पड़ती है और आपको ज़्यादा चोट लगती है। बारिश की बूंद अगर बड़ी बड़ी होगी तो आपको सर पे गिरेगी तो चोट भी लगेगी, ऐसा आपको महसूस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये भाई साहब चल रहे हैं, तो ये जब चल रहे हैं तो इनको जो बारिश का जो वेग फील होगा, जो वेग ये महसूस करेंगे, वो वेग इनके साइकिल के वेग के सापेक्ष बारिश का वेग होगा। यानी साइकिल चलाते हुए व्यक्ति को बारिश का जो वेग महसूस होगा, जो वेग फील होगा, वो वेग व्यक्ति के खुद के वेग के सापेक्ष यानी वीबी के सापेक्ष बारिश का वेग होगा। तो सबसे पहले हम इस लाइन को लिखेंगे और क्वेश्चन का जो की आइडिया है वो यहीं से निकल के आएगा। व्यक्ति द्वारा प्रतीत होने वाला वर्षा का वेग व्यक्ति के वेग के सापेक्ष वर्षा के वेग के बराबर होगा। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे VRB। ठीक है, और व्यक्ति के वेग के सापेक्ष, व्यक्ति के वेग के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष होता है उसको घटाना पड़ता है। ठीक है, तो VR माइनस VB हो जाएगा ये, क्योंकि व्यक्ति के सापेक्ष निकाल रहे हैं तो व्यक्ति का वेग माइनस करना पड़ेगा वर्षा के वेग से। ठीक है, अच्छा अब इसको यहीं पे अभी हम स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, हमसे पूछ रहा है छाता किस दिशा में लगाना पड़ेगा। आप ये बताइए, अपने अनुभव से बताइएगा, और अगर आपका अनुभव इस चीज में नहीं है तो एक बार ऐसा करके देखिएगा। ठीक है, एक बार ऐसा करके देखिएगा। सपोज करिए बारिश ऊपर से ऐसे हो रही, बारिश की बूंदें से आ रही। ठीक है, हम इस दिशा में चल रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए बारिश इधर चल रही है, हम इस दिशा में चल रहे हैं, इन भाई साहब की तरह पूर्व दिशा में हम भी चल रहे हैं। अगर आप साइकिल चलाते चलाते छतरी को बिल्कुल ऐसे सीधे पकड़े रहेंगे, अगर आप छतरी को सीधे पकड़े रहेंगे तो क्या आप वर्षा से बचेंगे? कतई नहीं। ठीक है, हो सकता है कि आपका चेहरा तो बच जाए लेकिन थोड़ा यहां तक आपको बारिश की बूंदें फील होगी। क्यों? क्योंकि आप साइकिल पे सवार हैं। ठीक है, उसका इफेक्ट पड़ता है। इस चीज को हम यहाँ पे वेक्टर डायग्राम वगैरह खींच के समझाने जा रहे हैं, इस चीज को समझिएगा। ठीक, ये है इनकी डायरेक्शन। ठीक, सबसे पहले ध्यान रखिए, मुझे यहाँ क्या निकालना है, मुझे VRB की डायरेक्शन निकालनी है। VRB इज अ वेक्टर, और वेक्टर यहाँ देखिए VRB कैसे मिल रहा है, VR और VB को घटाने पर। VR और VB को हम कैसे घटाएंगे,
ध्यान रखिएगा, VB को माइनस करना है तो पहले VB का माइनस कंपोनेंट लेना पड़ेगा। और आपको हमने बताया था कि अगर ये है VB, ये है VB, तो उसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा माइनस VB। ये मिल जाएगा आपको माइनस VB। वो VB है तो ये कितना हो जाएगा माइनस VB। तो सिंपल, सबसे पहले इसको आप ऐसे पलट दीजिए, ठीक है, ये हो गया माइनस VB। अब इस माइनस VB को इस VR के साथ अगर हम जोड़ दें, सपोज करिए अगर हम माइनस VB को VR के साथ जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें ये नहीं मिल जाएगा कि VR माइनस VB, बस हमारा मतलब हो गया, यही तो निकालना है बस। तो और हम यहाँ पे कौन सी विधि लगाने जा रहे हैं, त्रिभुज विधि। तो त्रिभुज विधि में क्या करते हैं, पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल आपस में स्पर्श करना चाहिए। पहले वेक्टर का हेड, यहाँ पहला वेक्टर कौन है VR, तो पहले वेक्टर कोई भी मान सकते हैं ना, ऐसा नहीं है, आप इसको पहला मान लीजिए, आएगा वही घूम फिर के, ठीक है। चलिए, तो पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल, यानी इस माइनस VB को उठा के अगर हम यहाँ रख दे, सपोज करिए हमने क्या किया, हमने इस माइनस VB को उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा माइनस VB। अब मुझे करना क्या है, मुझे इनका एडिशन लेना है। VR और VB का अगर मैं एडिशन ले लूंगा तो जो मिलेगा ना मुझे, VR प्लस माइनस VB, और ये घट के इतना ही आ जाएगा, हमें यही तो चाहिए, और ये हमारा हो जाएगा, हमारा काम सॉल्व, ठीक है, मतलब हल। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज विधि लगाने के लिए सब कुछ रेडी है। पहला वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर का टेल आपस में मिल रहा है। अब क्या करना है, अब रिवर्स ऑर्डर में त्रिभुज की तीसरी भुजा लेनी है। रिवर्स ऑर्डर क्या है वो समझ लीजिए पहले। ये पहले वेक्टर VR की डायरेक्शन है, ये VB दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन है, ये सॉरी माइनस VB की डायरेक्शन है ये, ठीक है। अब मुझे सीक्वेंस कहता है कि यहां से ऊपर से नीचे आए, इधर से लेफ्ट गए, ठीक है। अब नीचे से ऊपर जाना है, लेकिन हमें रिवर्स ऑर्डर चलना है, नीचे से ऊपर नहीं जाएंगे, इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे कि नीचे से ऊपर चले गए। अब रिवर्स आएंगे तो ऊपर से एक नीचे की ओर एरो बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा VRB, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी VR माइनस VB, ठीक। ये चीज समझ में आ गई इतनी। और अब मुझे पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें पूछ रहा है किस दिशा में छतरी लगानी पड़ेगी, यानी ये पूछ रहा है कि एक्चुअल में आप डायरेक्शन बता दीजिए। दिशा, जब भी आपसे दिशा पूछेगा ना आपसे, मतलब वो क्या है, थीटा डायरेक्शन पूछना चाह रहा है। हमने मान लिया ये जो रिजल्टेंट आ रहा है VR माइनस VB का रिजल्टेंट जो आ रहा है वो ये थीटा डायरेक्शन में है, ठीक। अच्छा, यहां से एक चीज और समझ में आ रही है जो शायद आप लोग ना देख पा रहे हो। आपने गौर किया कि वर्षा का वेग वास्तव में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है, लेकिन हम भी चल रहे हैं तो हमको ऐसा लगेगा कि वर्षा की बूंद कैसे तिरछी आ रही है। देखिए VR की डायरेक्शन ये है, लेकिन VRB की डायरेक्शन तिरछी आ रही है थीटा एंगल के साथ। तो कभी कभी आपने ऐसा महसूस किया होगा कि आप अपने वाहन से चल रहे हैं, आपको लगता है कि बारिश तिरछी हो रही है, ठीक है। कभी कभी होती भी है, कभी कभी वर्षा की बूंद तिरछी गिरती भी है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम गाड़ी से चल रहे हो, अपने वाहन से चल रहे हो, तो हमको ऐसा भ्रम होता है, हमको ऐसा महसूस होता है केवल कि वर्षा की बूंद जो है वो तिरछी गिर रही है, वास्तव में वो सीधी गिर रही होती है। देखा आपेक्षिक वेग, ये रिलेटिविटी का इफेक्ट देखा, ये देखिए, ठीक है। अब अगर उनको बचना है, अगर उन भाई साहब को बचना है तो क्या होगा, छतरी को ऐसे सीधे नहीं पकड़ना होगा, बल्कि छतरी को ऐसे पकड़ना होगा कि वो ऊर्ध्वाधर के साथ क्या करे, थीटा एंगल बनाए। थोड़ा ऐसे एकदम सीधे ना पकड़ के, थोड़ा सा ऐसे झुका के, ऐसे आगे की ओर झुका के पकड़ना होगा, और ऐसा झुकाइए कि वो एंगल थीटा हो, ठीक। चलिए, अब इस थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा, अब इसी त्रिभुज में थीटा लगा लीजिए। ये वाली भुजा हो गई लंब, ये हो गई आधार, और लंब बटे आधार ही तो चाहिए होता है, तो ये हो जाएगा VB माइनस का VR। अब आप कहेंगे कि ये तो माइनस VB है, यस ये माइनस VB है, लेकिन माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है कि ये एक्चुअल वेक्टर, रियल में वेक्टर VB ये है, इसका अपोजिट है, इसलिए माइनस आ रहा है। और वैसे भी यहाँ पे मैं केवल इस तीर की लंबाई ले रहा हूँ, तीर की लंबाई का मतलब होता है केवल आंकिक मान लेना है। वेक्टर के आगे माइनस लगा है, ये दिखा रहा है कि उसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मुझे तीर की लंबाई लेनी है जो कि VB के बराबर होगा, ठीक, और इधर ये वाली तीर की लंबाई लेनी है जो VR के बराबर होगा। सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। VB यानी बाइसिकल, यानी व्यक्ति की साइकिल का वेग कितना है 12, VR दिया है 35, ये है 35, ठीक है, ये tan। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, इसको सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर लीजिए, या थीटा इज इक्वल टू आप डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं कि tan इनवर्स अपॉन 35, ठीक है। यानी कि व्यक्ति को छतरी को एकदम सीधे नहीं पकड़ना होगा, बल्कि थोड़ा सा आगे की ओर, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/35, इस एंगल से झुकाकर ऐसे पकड़ना होगा, तभी वो बारिश से बचेगा, अन्यथा वो भीग जाएगा। तो देखा दोस्तों, अगर आपको बारिश से बचना भी है
तो भी फिजिक्स की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बिना बारिश से बचने वाले नहीं, ठीक, भीग जाएंगे। तो चलिए, तो देखिए इसी के साथ हम लोग इस सेशन का एंड करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।